आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 10 में है दम लेकर आपको बताने जा रहे हैं कि हम इमरान किस तरीके से अब आतंकियों की जाल में फंसते चले गए हैं और अब पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। और ये सब कुछ कैसे हुआ? टीएलपी नेता की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से बदतर हालात हो गए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, इसके बाद किस तरह से पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है, इस पर देखिए रिपोर्ट। पुलिस जनाबे वाला, पुलिस भाग रही है। देखो रिजवी की जाल में फंसे इमरान। लश्कर मोहम्मदी सामने। गृह युद्ध की कगार पर खड़ा पाकिस्तान। आतंकी की गिरफ्तारी पर मचा बवाल। पुलिस जनाबे वाला, पुलिस। पाकिस्तान में हंगामा बरपा है। मौलाना की गिरफ्तारी इमरान पर भारी पड़ गई। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत छोटे बड़े कई शहरों में हिंसा भड़क उठी है। हिंसक भीड़ तोड़फोड़ कर रही है, दुकानों में आग लगा रही है। हिंसा और आगजनी की घटनाओं की वजह से कई शहरों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ी बेकाबू भीड़। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए इमरान सरकार ने रेंजर्स और सुरक्षा बलों की पूरी फौज उतार दी है, लेकिन बेकाबू भीड़ के सामने सुरक्षा बलों के जवान बेबस नजर आ रहे हैं। हिंसक भीड़ ने अब तक 4 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। जबकि कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बड़ी संख्या में टीएलपी समर्थक इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए इमरान सरकार ने टीएलपी समर्थकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं टीएलपी समर्थक वापस चले जाएं, अन्यथा हालात उनके हाथों से बाहर हो जाएंगे। प्रदर्शनकारी जहां भी हैं वो अपने घरों को लौट जाएं। दरअसल इमरान सरकार की परेशानी इस बात को लेकर बड़ी है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद पहुंच गए तो फिर क्या होगा? सवाल उठ रहा है कि बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए तैनात रेंजर्स और टीएलपी समर्थक खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए तब क्या होगा? तो क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया है? रियासत की रिट को भी जो वो कायम रखना है। हमने लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है, लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है और इस मुल्क को हमारी ख्वाहिश है कि मामलात खुशहसलूबी से तय हो जाएं। पाकिस्तान में हिंसा क्यों भड़की, उसकी पूरी कहानी समझिए। दरअसल इमरान सरकार ने तहरीक-ए-लब्बैक को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर टीएलपी मुखिया साद हुसैन को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से पाकिस्तान में हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। टीएलपी ने मांग की है साद हुसैन रिजवी को रिहा किया जाए। इस्लाम विरोधी फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान पर कट्टरपंथी नाराज है। टीएलपी की मांग है कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान राजनीतिक संबंध को तोड़े। दरअसल कुछ महीने पहले फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद पर बयान दिया था, जिसने कट्टरपंथियों को नाराज कर दिया है। विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, जिसकी अगुवाई टीएलपी कर रही है। सवाल उठ रहा है कि टीएलपी की अगुवाई में हो रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से पूरा देश जल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बाजवा की फौज टीएलपी लगातार इमरान खान पर निशाना साध रही है। रिजवी की फौज आगे बढ़ रही है। ऐसे में बाजवा का नदारद रहना इमरान के खिलाफ बड़ी साजिश की आशंका को जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर एलएसी पर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती चालबाजियों को जवाब देने के लिए भारत ने एक रणनीति बनाई है। किस तरीके से अब वो टीम जाकर के माउंटेन्स पर एक स्ट्राइक करने की तैयारी कर रही है अगर चीन ने कोई चालबाजी की। क्या है ये नई रणनीति और किस तरीके से हम मजबूत हो रहे हैं एलएसी के पास, देखिए इस रिपोर्ट में।
पर्वत वीर लगाएंगे रेड आर्मी पर लगाम। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की नई फौज तैयार। पर्वत वीरों की तैनाती से छूटे चीन के पसीने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिसने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। हाल ही में शी जिनपिंग ने अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया, जिसके जवाब में भारत ने माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती शुरू कर दी। एलएसी पर पर्वत वीरों की मौजूदगी का मतलब होगा कि चीन की हर चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने नए युद्ध वीर पूरी तरीके से तैयार है। मिल रही जानकारी के मुताबिक माउंटेन स्ट्राइक कोर की 4 समूह तैयार है। हर समूह में 4000 सैनिक होंगे। सैनिकों की संख्या भविष्य में बढ़ाई जाएगी। समूह में पैदल सैनिक, तोप वाले दस्ता और शस्त्र वाहन दस्ते को शामिल किया गया है। दरअसल सर्दी के दौरान एलएसी के ज्यादातर इलाकों का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। दोनों तरफ की फौजें पोस्ट को छोड़कर पीछे हट जाती हैं, लेकिन इस दौरान भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आता है। फौज के न होने का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्रों में घुस आता है। चीन की इसी चालबाजी का नतीजा था गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प। माउंटेन स्ट्राइक कोर को चीन की हर साजिश के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जानिए माउंटेन स्ट्राइक कोर की वो कौन सी खासियत है जिसने चीन को बेचैन कर दिया है। माउंटेन स्ट्राइक कोर को पर्वतीय क्षेत्र में लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ों में गुप्त तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, तेजी से पहाड़ों में पहुंच सकते हैं। एलएसी विवाद को लेकर अब तक 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन की जिद की वजह से नतीजा निकल नहीं सका। इस विवाद के बीच चीन ने नया सीमा कानून को लाकर के मामले को और उलझा दिया और ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर क्या चाहता है चीन। चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत ने पहले से ही बोफोर्स, विमान भेदी तोपें, पिनाका जैसे अत्याधुनिक हथियार तैनात कर रखे हैं। ऐसे में माउंटेन स्ट्राइक कोर की तैनाती से भारतीय फौज की ताकत में और इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने माउंटेन स्ट्राइक कोर को लगभग 1 दशक पहले मंजूरी दी थी, लेकिन इसके साथ केवल 1 डिवीजन जुड़ी थी। अब सेना के नए कदम के साथ ये अपने काम को बेहद सटीकता और कुशलता के साथ अंजाम दे सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं G20 सम्मेलन की, जिसमें आज जो गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई उसने दिखाया भारत का दबदबा भी। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ रही हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात रही हो, जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया, एक तरह से तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरह से स्वागत भी किया प्रधानमंत्री का, ये दिखा रहा था कि भारत का दमखम वैश्विक स्तर पर क्या है। लेकिन G20 की ये जो तस्वीरें हैं ये क्या कहती हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। प्रधानमंत्री मोदी इटली के रोम में G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों के साथ अपने ही अंदाज में मिले। प्रधानमंत्री मोदी की भाव भंगिमा ने भारत की बढ़ती ताकत दिखाई और दुनिया के बीच भारत का लोहा माने जाने की बात तस्वीरों में नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि वो किस गर्मजोशी के साथ मिले। बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दोनों नेता एक दूसरे से ऐसे मिलते हुए नजर आ रहे थे मानो कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बात करते नजर आए। एक तस्वीर में दोनों मुट्ठी ताने दिखे, मानो दुश्मनों को सावधान होने का संदेश दे रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से भी बेहद गर्मजोशी से मुलाकात हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी को गले लगा लिया। कुछ तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी मैक्रो के साथ मिलकर बातचीत करते नजर आए।
तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि दोनों नेताओं के बीच संबंध कितने बेहतर हैं। दोनों मुस्कुराते हुए बातचीत करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग से भी मुलाकात की। दोनों भारतीय अंदाज में हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखे। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अंदाज निराला था। वो सैल्यूट करने के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी से मिले। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की विश्व नेताओं के साथ मुलाकात में आत्मविश्वास से भरे नजर आए और दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत का अंदाजा लगाना इन तस्वीरों से बेहद आसान हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। जो पोप है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता स्वीकार किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पोप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता स्वीकार किया है। भारत आएंगे रोम के पोप। और जिस तरह से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस के बीच आज सुबह, और एक तरीके से कहीं लंबी बातचीत हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप को भारत आने का निमंत्रण दिया था और पोप फ्रांसिस ने जो निमंत्रण है इसको स्वीकार किया है। लेकिन दौरे की तारीख क्या होगी ये अभी नहीं पता है। भारत आने का जो न्योता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उस मुलाकात में दिया गया था जो आज सुबह हुई थी पोप फ्रांसिस के साथ, और उसमें जिस तरीके से तमाम बातें हुई थी कि कैसे विश्व को स्वास्थ्य के स्तर पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, तमाम विषयों पर वो बातचीत हुई थी जो तकरीबन 1 घंटे चली थी। तय समय से काफी लंबे वक्त तक वो मीटिंग चली थी, बैठक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था भारत आइए, ये न्योता दिया गया था। दौरे की तारीख का भी जल्द ऐलान किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। और अब बात जेएनयू की जमीन पर एक बार फिर से जहरीले बोल अब सामने आए हैं। लगातार वो लोग जो देश की अखंडता पर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपना एक नया एजेंडा शुरू कर दिया है और ये बताने की अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से अपने बिल से निकल आए हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कड़ी शब्दों में निंदा की है बीजेपी ने और किस तरीके से देश में भी इनका विरोध शुरू हुआ है, देखिए रिपोर्ट। जेएनयू की जमीन से एक बार फिर देश विरोधी सपोले सिर उठाने लगे हैं, जहरीला फन फैलाने लगे हैं। देश की अखंडता पर चोट करने के आदि टुकड़े गैंग ने फिर अपना एजेंडा परोसने की कोशिश की। 29 अक्टूबर को सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज द्वारा एक कश्मीर आधारित वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार के लिए जारी आमंत्रण पत्र में जम्मू कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर कहा गया। जेएनयू से निकले जहरीले एजेंडे से राजधानी में उबाल आ गया। बीजेपी के अलावा विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राकेश सिन्हा ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, इसलिए सिर उठा रहे हैं। यह न सिर्फ कश्मीर के ऊपर प्रहार है बल्कि भारत की अखंडता संप्रभुता के ऊपर सीधा आक्रमण है। ऐसे धूर्तों को कठोरतम सजा के साथ में उस जेएनयू से अविलंब निष्कासित किया जाना चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। जेएनयू में देश विरोधी वेबिनार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने शिकायत दर्ज कराई और देशद्रोह के मामले में कार्रवाई की मांग की है। ऐसी मानसिकता जो देश विरोधी मानसिकता है उसे रोकना होगा और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। इस देश विरोधी हरकत की शिकायत करने वाले छात्रों ने मांग की कि टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो यदि हम लोग यहाँ पे सक्रिय रहते हैं और इनकी जो ऐसी गतिविधियाँ होती है वो हमें जैसे ही मालूम होती है हम लोग तत्काल उसके लिए अपनी कार्रवाई करते हैं। लोग जब तक के स्टूडेंट्स हैं हम लोग इन चीज़ों का विरोध करेंगे जो हमारे एंटी नेशनल चीज़ें होती है। टुकड़े गैंग की हरकतें यहीं तक सीमित नहीं है। हाल में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भी कुछ सपोले बाहर आ गए थे और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। राष्ट्र विरोधियों के मंसूबों को देश से ही कुछ लोगों का समर्थन मिलता है। उनका बार बार पाकिस्तान प्रेम बाहर आता है।
महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख डाली और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के साथ खड़ी हो गई। महबूबा ने एक बार भी देश विरोधी नारेबाजी करने वाले और एजेंडा चलाने वालों को नसीहत नहीं दी, न कभी ऐसा न करने की अपील की। उनका प्रेम हमेशा पाक परस्तों पर ही उमड़ता दिखता है। सवाल उठता है कि आखिर देश विरोधी एजेंडे बाजों पर कब तक नरमी बढ़ती जाए, कब तक सपोलों को शरण दी जाए। टुकड़े गैंग आखिर किसकी शह पर ऐसा करने की सोचता है? कौन है जो देश विरोधियों के हौसले बढ़ाता है? आखिर कैसे देश की राजधानी में ऐसा करने की जरूरत हो गई? बड़ा सवाल, कब तक हम सपोलों को पालेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 10 में है दम में आज के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।